हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने आज थर्ड यूनिट स्टार्ट की है। और थर्ड यूनिट में हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि एन एवरव्यू ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया बिटवीन 1814 एंड 1947 with special reference to Anglo-Indian controversy and Macaulay's Minute, Adam report, Wood dispatch, बेसिक एजुकेशन स्कीम एंड सार्जेंट प्लान। तो हम इसमें बहुत सारे जो स्कीम्स हैं या फिर कोई रिपोर्ट है, ये डिस्पैच है, स्कीम या सार्जेंट प्लान, इनका सबका अलग अलग हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आज उसका ओवरव्यू देखते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो ओवरव्यू है, हम ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश की अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे देश में एजुकेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है। पहले जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो संस्कृत में एजुकेशन थी वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी। बहुत सारे हमारे देश में जो गुरुकुल थे या फिर हम कह सकते हैं कि विद्यालय भी बन चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो जो अंग्रेजी की शिक्षा थी वो भारत में जो ईसाई मिशनरियां थी उनके द्वारा अंग्रेजी की जो शिक्षा थी वो स्टार्ट की गई थी। रोमन कैथोलिक संप्रदाय की जो मिशनरियां थी उन्होंने सर्वप्रथम जब भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने इस बात के बारे में सोचा कि हम एजुकेशन अगर भारत में अंग्रेजी की शिक्षा हम स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ हमें जो धर्म का प्रचार है उसे करने में भी काफी जो सहायता है वो हो सकती है। क्योंकि यूरोप में ये जो मिशनरियां थी, इस संप्रदाय की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया। क्योंकि वहां पे जो बोलबाला था वो था प्रोटेस्टेंट धर्म का। वहां पे प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसका बोलबाला होने के कारण जो ईसाई मिशनरियों का इंग्लिश में जो अंग्रेजी की शिक्षा देने में और अपना जो धर्म प्रचार करने की जो बात थी वो वहां पे सफल नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने जब भारत का रुख किया तो भारत में उन्होंने इस बात पे गौर किया कि अगर हम यहाँ पे इंग्लिश की शिक्षा देना चाहें, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहें, तो यहाँ हमारे लिए जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। इन जो मिशनरियां थी, जो ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने भारत में बहुत सारे जो स्कूल थे, बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारे जो माध्यमिक स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल के साथ साथ जो माध्यमिक स्कूल थे वो भी स्थापित किए। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक व कृषि से संबंधित जो सेंटर थे या संस्थाएं थी उनकी भी स्थापना उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने क्या था, काम धंधा भी वो शुरू कर दिया था। वहां पे जो कृषि संस्थाएं थी वो भी अपनी बना ली थी। इन मिशनरियों का मुख्य जो उद्देश्य था, उनका मेन मोटिव था ईसाई धर्म का प्रचार करना, इसलिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देकर लोगों में जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था वो करना शुरू कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें अगर हम, तो ईस्ट इंडिया की जो स्थापना थी हमारे देश में कब हुई थी, वो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें भारत में जो उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार को लेकर था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो हमारे भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव क्या था उनका, व्यापार का था। तो वो 1600 ईस्वी में आई थी, किस लिए आई थी, वो व्यापार करने के लिए आई थी। वो अपने व्यापारिक काम के लिए भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद जब उनका जो व्यापार था वो भारत में अच्छा चल निकला, या फिर यूं कह लें कि व्यापारिक क्षेत्र में उन्होंने भारत में अपने जो पैर थे वो जमाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मछलीपट्टनम में सबसे पहले उन्होंने एक जो व्यापारिक केंद्र था उसकी स्थापना की। अपना जो व्यापार था वो वहां से शुरू किया। व्यापार जब उनका चल निकला, या फिर या यूं कह लें कि जब उनके व्यापार की स्थिति अच्छी होगी तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली भी वो क्या हो गए, वो यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। उसके बाद उन्होंने इस बात पे गौर किया कि हम जो शिक्षा यहाँ पे भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम से देना स्टार्ट कर देते हैं तो ये उनके धर्म का प्रचार करने के लिए सहायक हो सकता है। इसलिए उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी माध्यम से देनी स्टार्ट कर दी गई। 1673 ईस्वी में 1673
3 की हम बात करते हैं। 1673 में ईसाई मिशनरियों द्वारा मद्रास में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। मद्रास में माध्यमिक विद्यालय, जो माध्यमिक स्कूल था या फिर माध्यमिक विद्यालय कह सकते हैं, उसकी स्थापना 1673 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई। यहाँ पर केवल जो कंपनी के कर्मचारी होते थे उनकी फैमिलीज को वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। उसका मेन मोटिव क्या था कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो फैमिली को इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दे सके, शिक्षा के साथ साथ जो है धर्म का प्रचार भी हो सके। कंपनी के जहाँ भी कार्यालय थे, कंपनी ने वहाँ जो और विद्यालय थे और विद्यालयों की जो स्थापना थी वहां की गई। ये सभी विद्यालय थे वो थे प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उससे संबंधित विद्यालय वहां पे बनाए गए थे। तो अगर हम बात करेंगे उनकी जो आरंभिक नीति थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अर्लियर जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसको जीतने के बाद अपनी जो स्थिति थी वो भारत में दृढ़ कर ली थी, अपनी जो स्थिति थी वो मजबूत कर ली थी। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में, 1757 में था प्लासी का जो युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों युद्ध उन्होंने जीत लिए थे। अपनी जो बात करें कि जो स्थिति थी उनकी, वो स्थिति उन्होंने यहाँ पे मजबूत कर ली थी। अब कंपनी जो भारत में अपनी जो शासन था वो स्थापित करना चाहती थी, उसके रिगार्डिंग उसने जो कई नीतियां थी वो अपनाई। अपनी नई नई नीतियों के सहारे उन्होंने भारत में जो अपना शासन था वो सुदृढ़ करने की चालें चली, उसकी योजना बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी ने तुष्टीकरण की जो नीति थी वो अपनाई। यहाँ पे शिक्षा में धार्मिक जो तत्व था, जो धार्मिक था, तो उसको समाप्त करने का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो धार्मिक विद्यालय होते थे, जो धार्मिक शिक्षा के विद्यालय होते थे या फिर जो मिशनरियों द्वारा विद्यालय बनाए गए थे उन्हें फंड देना वहां पे बंद कर दिया, उनका जो अनुदान था वो समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने लोगों के मन में अंग्रेजी की शिक्षा को लेकर जो विचारधारा थी वो बनानी शुरू कर दी। उन्हें ये बताया गया कि अंग्रेजी की शिक्षा आपके लिए बहुत फायदेमंद है और अंग्रेजी की शिक्षा के लिए जो विचार थे उन्हें दिए गए। तो इसमें पहले हम बात करते हैं जो वारेन हेस्टिंग्स थे। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में जो एक मदरसा स्थापित किया गया ताकि जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी अपनी तरफ किया जा सके। और उसमें जो शिक्षा थी वो अरबी भाषा में दी जाने लगी। लेकिन ये भी क्या था, उसके एक प्री प्लान के अंडर था कि सबसे पहले हम कैसे लोगों को खुश करें, कैसे लोगों को अपनी तरफ किया जाए। तो उसकी जो शिक्षा थी अरबी भाषा द्वारा वहाँ पे शिक्षा दी गई तथा कुरान, कानून, गणित, तर्क या फिर व्याकरण आदि जो महत्वपूर्ण विषय थे वो पढ़ाए जाते थे। 1799 में 1799 में जॉनसन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको भी अपनी तरफ किया जा सके। तो 1800 में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये उनका जो मेन मोटिव था, वो चाहे विद्यालय बना रहे थे चाहे मदरसे बना रहे थे, लेकिन उनका जो अपना मोटिव था वो था अंग्रेजी शिक्षा के लिए कैसे लोगों को तैयार किया जाए। और इस मामले में व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारी जो योजनाएं थी या फिर बहुत सारे जो काम थे वो अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए किए गए। अगर हम बात करें श्रीमती कैम्पबेल की, तो कैम्पबेल ने 1786 ईस्वी में क्या किया था, लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, मद्रास में खोला था। वो मद्रास में श्रीमती कैम्पबेल के द्वारा कहां पे खोला गया था, मद्रास में खोला था। और किसने खोला था, वो श्रीमती कैम्पबेल ने।
ताकि लोगों के मन में एजुकेशन जो देना चाहते हैं वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करना चाहती थी ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सके। कैम्पबेल ने 1786 ईस्वी में मद्रास में लड़कियों के लिए एक विद्यालय बनवा दिया था ताकि लोग अपनी लड़कियों को भी एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें। और उसके बाद डॉक्टर इन डियोबेल ने जो 1787 में अनाथ बच्चों के लिए एक विद्यालय खोल दिया था कि ताकि वहां पे ऐसे बच्चे शिक्षा ले सकें। और मिस्टर ब्राउन ने 1788 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए विद्यालय खोला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने अपनी अपनी योजना के अनुसार अपनी अपनी सोच के अनुसार जो विद्यालय थे या विश्वविद्यालय थे या फिर माध्यमिक जो स्कूल थे वो बनाने शुरू कर दिए गए। शिक्षा के प्रसार है, अगर प्रसार की बात करें तो उसके लिए 1800 ईस्वी में क्या की थी, श्री रामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1800 ईस्वी में श्री रामपुर में एक प्रेस की जो स्थापना थी वो की गई, प्रेस की स्थापना, ताकि जो शिक्षा का अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार है प्रसार हो सके। तो वहां पे जो प्रिंटिंग होती थी बुक्स वगैरह की या फिर जिस और भी चीज की न्यूज़पेपर की या किसी भी चीज की जरूरत थी प्रिंटिंग के लिए, तो वहां पे प्रेस में उसकी प्रिंटिंग की जाती थी। बहुत सारी जो पुस्तकें थी उसको छपवाया गया और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही ज्यादा जो हम कह सकते हैं प्रयोग किया गया अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसमें धार्मिक पुस्तकों को भी छपवाया गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो हमारी धार्मिक शिक्षा वो अंग्रेज खत्म करना चाहते हैं या ईस्ट इंडिया खत्म करना चाहती है। इसमें बहुत से जो धर्मों को लेकर भी जो पुस्तकें थी वो वहां पे प्रिंट की गई। धार्मिक विषयों पर विवाद पूर्ण पुस्तकों को भी छापा गया जिसमें बहुत सा जो विवाद था वो हुआ। इसमें मुस्लिम तथा जो हिंदू धर्म थी स्पेशली उस पर चोट की गई, तो इसलिए वहां पे का जो पूर्वी विचारधारा और जो पश्चिमी विचारधारा में वहां पे जो विवाद था वो होना संभव था और जो विवाद था वो वहां पे बन गया। चार्ल्स ग्रांट जो कि कंपनी का अस्थायी अधिकारी था वह 1773 ईस्वी में भारत आया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा ध्यान दिया और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने के लिए बहुत सारे जो सुझाव से उसके द्वारा दिए गए। तो इसमें उसने शिक्षा की खास करके जो समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। और जब वह वापस इंग्लैंड गया क्योंकि वो एक अस्थायी अधिकारी था और अस्थायी तौर पे भारत आया था, तो जब इंग्लैंड चला गया वहां पे वापस जाने के बाद उसने एक जो निरीक्षण शीर्ष के अंतर्गत भारतीय शिक्षा के बारे में अपने जो विचार थे वो प्रस्तुत किए और उसने इस बात पर बल दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उनके जो अस्तित्व है उसको कायम में रखा जा सकता है। उसने कहा कि अंधकार का इलाज प्रकाश है। हिंदू गलती करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं तथा उन्हें उनकी गलतियों का एहसास अगर नहीं करवाया गया तो हम उनके जीवन में जो उजाला नहीं बढ़ सकते। ज्ञान के उजाले से जो उनमें सुधार आ सकता है, इसलिए हमें उनकी जो एजुकेशन है उन पे ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान है वो बनाए रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स ग्रांट की। जो चार्ल्स ग्रांट था वो पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय अगर शिक्षा की तस्वीर की बात करें तो सही तस्वीर को अंग्रेजी सरकार के सामने पेश किया। उसकी सिफारिशों पर विचार कर अंग्रेजी सरकार ने 1813 में एक चार्टर एक्ट पास किया। सरकार द्वारा 1813 में एजुकेशन के रिगार्डिंग एक चार्टर जो एक्ट था उसको पास किया गया। उसमें एजुकेशन के रिगार्डिंग जो सुझाव है वो दिए गए। यही नहीं, उसके विचारों से प्रभावित होकर जो विलियम विलफोर्स थे विल्बरफोर्स, उन्होंने 1893 में कंपनी को चार्टर एक्ट के बारे में संशोधन के बारे में कुछ सुझाव देने की बात कही थी, लेकिन उस समय उसकी जो बात थी वो टाल दी गई थी। इस प्रकार कंपनी के आरंभिक जो प्रयत्न थे वो कुछ हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे थे। वहां पे जो लोग थे उन्होंने इतना जो अगर बात करते थे अंग्रेजी शिक्षा की, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की, वो लोगों के मन में या फिर विचारधारा वो नहीं बना पाए थे और धीरे धीरे जो तुष्टीकरण की नीति थी उसका पालन किया गया कंपनी के द्वारा, क्योंकि जो कंपनी थी
वो अपना जो शासन था वो भारत में कायम करना चाहती थी। मिशनरियों की ओर से जो भी प्रयास किए गए थे वो धार्मिक भावना से प्रेरित थे, इसलिए उनका भी जो प्रयास थे वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि सफल नहीं हुए थे। तो सबसे पहले जो चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय शिक्षा की सही तस्वीर जो प्रस्तुत की थी उसका अंग्रेजी सरकार पर जो सकारात्मक प्रभाव था वो पड़ा। उसके कुछ जो पॉजिटिव थे पॉइंट थे वो निकलकर सामने आए थे। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय लोगों को शिक्षा से ज्यादा देर तक वंचित नहीं रख सकते हम उनको, जल्दी से जल्दी अगर हम उनको शिक्षा प्रोवाइड करें तो सबके लिए जो फायदेमंद हो सकती है। उसलिए इस मामले में हम मैकाले के मिंट तथा जो बेंटिक की स्वीकृति थी, जब उस पर विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो आगे उसका मैकाले मिंट में आएगा, तो उसमें हम उसके बारे में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो उन्होंने चार्टर एक्ट पास किया था, जो 1813 में चार्टर एक्ट पास किया था। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट की। जो चार्टर एक्ट है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग उन्होंने पास किया था कि उसमें एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है, हम कैसे एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं कि भारतीय शिक्षा के संबंध में 1813 में एक जो चार्टर एक्ट पास हुआ था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें जो भारत की एजुकेशन थी, जो इंडियन एजुकेशन का उत्तरदायित्व था, वो माना जाता था कि वो कंपनी पे आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंधों पर इसका जो अस्तित्व था वो आ गया था। इस एक्ट के अनुसार जो कंपनी थी वो भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए कुल 1 लाख रुपए खर्च करेगी। चार्टर एक्ट में कहा गया था कि इंडियन एजुकेशन, जो भारतीय है, इंडियन जो पीपल है, उनकी एजुकेशन के लिए जो कंपनी है वो क्या 1 लाख रुपए खर्च करेगी। 1 लाख रुपए खर्च करने की बात इस चार्टर एक्ट में कही गई थी। वो कैसे करेगी, कहाँ पे करेगी, वो सारी की सारी क्या थी इसमें डिटेल में लिखी गई थी। इसके अनुसार क्या लिखा गया था कि एक्ट की धारा 43 के अनुसार, जो एक्ट की धारा थी, एक्ट की धारा 43 में बात की गई थी। एक्ट की धारा 43 के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए यह कानून बनाया गया था कि सैनिक, दीवानी, व्यापारिक आदि जो भी खर्चे हैं उसको निकालकर जो कर्जों का ब्याज है उसको चुकता करके, और अन्य जो राजकीय या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जो भी काम है, राजकीय या फिर जो गैर सरकारी काम है, जो गैर राजकीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति करके कुल रकम जो 1 लाख से कम नहीं होगी, लगभग 1 लाख रुपए होगी, उसको साहित्य के पुनरुत्थान व भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने में खर्च किया जाए। वो 1 लाख रुपए किस लिए खर्च करना था, जो साहित्य है उसका पुनरुत्थान करना था, और जो भारतीय विद्वान है उनको मोटिवेट करना था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक्ट 1813 कहता था कि 1 लाख तक की जो राशि है वो वहां पे खर्च की जाए। तो इस चार्टर एक्ट में 3 जो मेन उन्होंने मुद्दे रखे थे, उनके जो 3 मेन हम कह सकते हैं जो बातें थी उन पे गौर किया जाना था। तो सबसे पहले इसमें बात थी शिक्षित भारतीयों को उत्साहित करना। सबसे पहले जो इसका पॉइंट था, कौन कौन सी जो बातें थी वो थी, सबसे पहली बात थी शिक्षित भारतीयों को उत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना। तो सबसे पहले था शिक्षित भारतीयों को उत्साहित करना, आगे था उनका साहित्य का पुनरुत्थान करना। जो उनकी सेकंड जो उनका मेन पॉइंट था वो था भारतीय साहित्य को, लिटरेचर को का पुनरुत्थान करना, ताकि लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एजुकेशन लेने के बारे में सोचे, वो अपने आप को भी मोटिवेट करें और दूसरों को भी एजुकेशन के रिगार्डिंग मोटिवेट करें। और जो इसका थर्ड पॉइंट था, जो थर्ड इन्होंने अपना मुद्दा रखा था कि इस पे गौर करनी, वो थी बरतानवी भारतीयों को विज्ञान का
ज्ञान देना। बरतानवी भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान देना, साइंटिफिक नॉलेज की वो प्रोवाइड करनी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट बना था 1813 में, वो चाहता था, उसके अनुसार जो कंपनी थी वो चाहती थी कि हम जो इंडियन है उनको एजुकेशन प्रदान करें। तो किस किस जो एरिया था, किस किस क्षेत्र में उन्होंने द्वारा जो काम है वो हो सकते थे। सबसे पहला था शिक्षित भारतीयों को उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना। आगे था भारतीय साहित्य का जो पुनरुत्थान करना, साहित्य का पुनरुत्थान करना। फिर आगे था बरतानवी भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान देना, ताकि लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट हो सके। तो ये चार्टर एक्ट की बात थी। अब हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी की। जो एंगल भारतीय विवाद रहा है, इसमें एजुकेशन को रिगार्डिंग क्या लिखा गया था, एजुकेशन के रिगार्डिंग, और इसका जो विवाद था वो क्यों होना जरूरी था और किस कारण से ये विवाद है वो हुआ भी। बात करेंगे हम एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी की। एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी मतलब कि आंगल जो भारतीय विवाद था। जो 1813 ईस्वी में जो एक्ट पास हुआ था, जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो चार्ट के द्वारा नहीं दिए जा सकते थे। मतलब कि वो चार्ट था वो उसके उत्तर देने में असमर्थ था। तो बहुत सारी जो कमियां थी उस चार्टर एक्ट में देखी गई थी। तो एक्ट की धारा के 43 जो धारा थी एक्ट की, उसके अंतर्गत ये बात उन्होंने बोली थी कि जो भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए वहां पे क्या था, 1 लाख जो रुपए की धनराशि थी वहां पे वो खर्च की जानी थी, तथा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देना था। जो बरतानवी भारतीय हैं उनको प्रोत्साहित करना था एजुकेशन के रिगार्डिंग। कंपनी के अधिकारियों ने जो विवाद था, ये उनका जो विवाद था आपस में, वो विवाद इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि इसने 2 समूह, पश्चिमीवाद और जो पूर्वीवादी समूह थे वो बन गया। एक था वेस्टर्न के लिए और एक था ईस्ट के लिए। तो पश्चिमीवादी और जो पूर्वीवादी वो समूह था वो दोनों बन गए। पूर्वीवादी थे जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो वो क्या थे, उनका मानना था कि भारतीय लोगों को अगर शिक्षा देनी है तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें शिक्षा दी जानी जरूरी है, क्योंकि जो अंग्रेजी है तो वो उनकी समझ से दूर है, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो उनको अभी समझ नहीं है। तो इसलिए जो उनकी शिक्षा है उनको अगर आप शिक्षित करना ही चाहते हो, उनकी शिक्षा पे अगर आप गौर करना चाहते हो, तो उनकी जो शिक्षा है उनकी क्षेत्रीय जो भाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन जो पश्चिमीवादी थे उन्होंने कहा गया था कि क्षेत्रीय भाषा को इसमें जो एजुकेशन में यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसमें क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी को भी जो शिक्षा का माध्यम है वो बनाया जाना चाहिए, ताकि हम विज्ञान की और जो शिक्षा है वो अच्छे तरीके से हम उनको दे सके, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने जब 1823 में उनके जो नए जर्नल थे, 1823 में कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे, जो उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था कि कलकत्ता में प्रस्तावित जो संस्कृत विश्वविद्यालय उसकी जगह पे अगर आप एक उपयोगी शिक्षा की बात करें तो वो अच्छी होगी। यह पत्र किसने लिखा था, ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय की। जो राजा राम मोहन राय थे वो क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि हम ट्रेडिशनल को छोड़कर जो शिक्षा है वो अंग्रेजी के माध्यम से दें। इसलिए उन्होंने जो तो वहां के उस टाइम के जो जनरल थे, जो गवर्नर थे, वो लॉर्ड एमहर्स्ट
हर्ट्ज उनको पत्र लिखा कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय की प्लानिंग चल रही है संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की, तो उसमें क्या था, उसकी जगह जागरूक शिक्षा की जो योजना है वो पेश की जाए। तो इसमें जिसमें गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान व लाभदायक ज्ञान सारे एक समान हो, उसकी जो शिक्षा है वो ज्यादा से ज्यादा दे सके। यद्यपि कंपनी ने उस टाइम क्या किया था, संस्कृत विश्वविद्यालय तो बना दिया था, लेकिन जो राजा राम मोहन के विचार थे वो भी वहां पे व्यर्थ नहीं गए थे, उसको भी प्रमोट किया गया था। तो इसमें क्या थे, जो पूर्व और पश्चिम का विवाद था उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल गया था, लोगों में आपस में और ज्यादा जो विवाद हो गया था। उसमें पूर्ववादी समूह कंपनी के जो पुराने अधिकारी शामिल थे वो शिक्षा, इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट करना चाहते थे। वेरन हेस्टिंग्स और जो जोनाथन डंकन थे उन्होंने रम में भारतीय लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा देने का समर्थन किया था, लेकिन उनका मेन मोटिव था उनको अंग्रेजी की शिक्षा तक लेके जाने का। तो इसके रिगार्डिंग जॉरी और जो पाठक थे उन्होंने कहा था कि ये दोनों कंपनी के पहले अधिकारी थे जिन्होंने कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत जो विद्यालय था, महाविद्यालय की स्थापना की थी और उनमें अरबी तथा संस्कृत अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। लेकिन ये था कि उनका जो मेन मोटिव था वो संस्कृत और अरबी का नहीं था, उनका मेन मोटिव था कि इसके जरिए, संस्कृत और अरबी के जरिए हमें लोगों को इंग्लिश तक लेके जाना है। सन 1824 में कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में महाविद्यालयों की जो स्थापना थी वो की गई। कंपनी के अधिकारियों का पूर्वी भाषाओं का जो समर्थन करना था वो एक रणनीति थी। इसी रणनीति के तहत आगे जाकर उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जो शिक्षा का माध्यम था वो बनाने पे अपने जो विचार थे वो पेश किए गए। इस जो उनका जो रणनीति बनाई थी उसने समाज में फूट डालने का जो काम था वो किया, जिससे अंग्रेजी राज्य की जो मजबूत थी वो नींव थी वो मजबूत की जा सके। जो प्रिंसिप थे उनका विचार था कि भारतीय लोग जो अंग्रेजी की शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, भारतीय लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना समय और जो पैसा है वो बर्बाद करने के समान है। परंतु पूर्ववादी समर्थकों का कहना था कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम जो प्राचीन भारतीय संस्कृतियां, साहित्य को सुरक्षित है वो रख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी का माध्यम शिक्षा होना, वो जो विवाद था वो बहुत टाइम तक चलता रहा। इस प्रकार 1834 ईस्वी में जब लॉर्ड मैकाले आए थे, उन्होंने अपना मिंट प्रस्तुत किया था, इससे पहले तक यही विवाद था वो चलता रहा था। जब 1834 में लॉर्ड मैकाले थे वो कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए, तो उन्होंने कंपनी को दो महत्वपूर्ण विषय पर सलाह दी थी। पहली थी 1 लाख रुपए की जो रकम थी वो शिक्षा में किस प्रकार खर्च की जाए। दूसरी थी चार्टर जो एक्ट पास हुआ था तो 1813 उसको किस प्रकार से परिभाषित, सही रूप में परिभाषित किया जाए। तो इसके बाद जब लॉर्ड मैकाले आए थे तो उन्होंने जो भाषा का, जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, इस बात को प्रमोट किया। तो ये विवाद है वहां तक लॉर्ड मैकाले के आने से पहले तक ऐसे ही चलता रहा। लॉर्ड मैकाले ने जब इसका प्रमोट किया अंग्रेजी भाषा का माध्यम होना चाहिए, तब जाके वो था उनमें जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी पर जो सहमति थी वो बनी थी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर पाएंगे। हमने आज के लेक्चर में जो ओवरव्यू एजुकेशनल डेवलपमेंट का वो किया और साथ के साथ हमने जो एक चार्टर एक्ट की बात की 1813 में बना था और दूसरा एंग्लो इंडियन जो कंट्रोवर्सी थी, जो आंग्ल भारतीय विवाद था, हमने वो कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे मैकाले मिंट की रिपोर्ट की तरफ। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।